तो गाइस अब हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ओनिगाशिमा के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आते साथ ही लूफी, जोरो और ये सभी लोग बवाल मचाना शुरू कर देते हैं। पर स्क्रैचमैन अपो लूफी और जोरो को देखकर पहचान जाता है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स से बिलोंग करते हैं। और जब क्वीन को भी इस बात के बारे में पता चलता है तो देवी और सज्जनों मेरी बात को गौर से सुनिए। सूत्रों से हमें खबर मिली है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स यहाँ पर आ चुके हैं और जो भी जोरो और लूफी को हमारे पास लेकर आएगा उसे डायरेक्टली टोबी रोपो में शामिल करवा दिया जाएगा। और ये सुनकर लोग पागल हो जाते हैं और लूफी और जोरो पर टूट पड़ते हैं। पर तभी उस्ताद किड के कानों में स्क्रैचमैन अपो की आवाज पड़ती है और इसे याद आ जाता है कि कैसे अपो के साथ इसने अलायंस बनाई थी। इस पर भरोसा जताया, लेकिन काइडो के साथ मिलकर इस सुअर के बच्चे ने मुझे धोखा दे दिया। और अब किड काइडो को छोड़कर इसके पीछे पड़ जाता है, अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और आसपास के सभी आयरन मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसके हाथ में ये सभी के सभी आयरन ऑब्जेक्ट्स आकर जमा हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी फिस्ट बन जाती है और तेजी से आगे बढ़कर पंक गिब्सन नाम का एक अटैक यूज करता है और इस पंच को सीधा अपो के फेस पर जड़ देता है। वो तुम ही थे जो कि मेरे पास अलायंस बनाने के लिए आए थे, है ना? तुम तो पहले से ही काइडो के साथ मिले हुए हो और तुमने बस मुझे उसके सामने चारे के तौर पर यूज किया। इसकी बात सुनकर अपो हंसने लगता है तुम कितने बड़े वाले बेवकूफ हो क्या तुम्हें ये लगता है तुम काइडो को हरा सकते हो और हमारा ये छोटा मोटा अलायंस काइडो को हरा सकता है? और ऐसा बोलकर किड पर एक हमला कर देता है जिसके चलते एक इनविजिबल स्क्रैच अटैक इसकी चेस्ट पर पड़ जाता है और किड की हालत खराब हो जाती है। ऐसे ही लगातार अपो इस पर हमले करता जाता है और इस दौरान क्वीन और इन सभी को मालूम पड़ जाता है कि हमारे रूप में दुश्मन घुस चुके हैं। तभी किड के सभी साथी भी मैदान में उतर जाते हैं और सभी को मसलना शुरू कर देते हैं। तभी हाचा नाम का एक आदमी भी मैदान में उतर जाता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। किड इसके साथ लड़ने लगता है पर तभी इस मौके का फायदा उठाकर ये सभी लोग किड पर अटैक कर देते हैं। पर तभी लूफी इनके अटैक को रोकता है और किड से कहता है हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इन लोगों के साथ लड़े, हमें काइडो को पकड़ना होगा, हमें काइडो को मसलना है किड। और ये सुनकर इसके साथी भी किड से कहने लगते हैं कि कैप्टन आप आगे बढ़िए, हम आपको बैकअप देंगे। अब लूफी, किड और जोरो तीनों आगे बढ़ जाते हैं पर इनका रास्ता रोकने के लिए अपू वापस से आ जाता है, अपना सोनिक बूम अटैक यूज करता है और ये सभी लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं और इसके अटैक के इम्पैक्ट से बच जाते हैं और तेजी से अपने कानों को ढककर सीधा काइडो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर किनेमोन ईस्ट की तरफ अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है पर तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और डिसाइड करता है कि क्यों ना हम हमारी टीम को यहाँ पर दो हिस्सों में बांट दें। एक टीम को आगे की तरफ भेजें यानी कि जहाँ पर स्कल डूम मौजूद है और दूसरी टीम पीछे की ओर जाएगी और वहाँ पर ये लोग भी इंतजार करेंगे और जैसे ही सही मौका आ जाएगा ये लोग एक साथ ओरोची और काइडो पर एक साथ धावा बोल सकते हैं और पीछे पीछे सांजी और इसका जो पूरा ग्रुप है ये भी आ रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट हॉल आ जाता है जहाँ पर फीमेल्स मौजूद होती हैं। सांजी अपना बावला हो जाता है और सीधा अंदर की तरफ जाने लगता है कुड़ियों से मिलने के लिए, पर यहाँ पर सरप्राइजिंगली कोई भी नहीं होता है। दरअसल ये एरिया ब्लैक मारिया के अंडर में आता है जो कि टोबी रोपो मेंबर्स में से एक है। और किनेमोन और बाकी सभी लोग जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में इन्हें एक भी सिपाही नहीं मिलता है क्योंकि ये सब के सब इस वक्त लूफी और बाकी सभी के साथ लड़ने में बिजी हैं। और यहाँ पर किलर जोर जोर से हंसने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि आखिर ये स्माइल डेविल फ्रूट किलर तक पहुंचा कैसे। दरअसल ओरोची ने इसे फोर्स किया था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस डेविल फ्रूट को नहीं खाया तो तुम्हारा कैप्टन यूस्तास किड मारा जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे खा लेते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे कैप्टन को बचाने का तुम्हें एक मौका दूं। और इसकी बात मानकर किलर इस डेविल फ्रूट को खा लेता है पर एक डिफेक्टिव फ्रूट होता है जिसके चलते बस हंसता रहता है। इसके बाद हम हुज हू को देखते हैं जो कि अपनी टीम को लेकर यामातो यानी कि काइडो के बेटे को ढूंढने में लग जाता है और अपने मन में कहता है कि न जाने वो कौन होगा जिसे कि क्वीन मारना चाहेगा, क्योंकि उसने खुद ही कहा था क्योंकि जो भी स्ट्रॉ हेड और उसकी टीम को पकड़ेंगे उसे वो टोबी रोपो में जगह देगा, जिसका मतलब है कि वो पहले किसी के लिए जगह बनाएगा। पर आखिर वो कौन है जिसे ये मारना चाहता है? और यहाँ पर किड अपनी ताकतों का यूज करके आगे का रास्ता तैयार करने लगता है और रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को गाजर मूली की तरह काटता जा रहा था, जिसे देखकर लूफी इसे ज्ञान देने लगता है। ओ भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा एक प्लान है उसे फॉलो करो, ठीक है ना? हाँ देखो तो कौन ज्ञान दे रहा है, प्लान की बात तू कर रहा है साले, सभी लोग ऑलरेडी हमारे बारे में जान चुके हैं तो फिर मैं खुद को क्यों रोकूं? हाँ। और दोनों लड़ने लगते हैं कि तभी किलर से जोरो कहता है वैसे एक बात तो बताओ जरा, तुम्हारा कैप्टन जो कि इतना सारा टफ है, जो कि सिर्फ ताकत से ही बात करना चाहता है, उसके साथ तुम सरवाइव कैसे करते हो? किड बहुत ही अच्छा इंसान है और उसकी टीम में शामिल होकर मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि किड में कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से ही मैंने उसे फॉलो करना चूज किया। अब ये सुनकर जोरो लूफी की तरफ देखने लगता है। हाँ यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। पर किड को ये बात बुरी लग जाती है कि बार बार लूफी इसे टोक रहा है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, हमारे प्लान को मत बिगाड़ो। साले स्ट्रॉ हेड, तूने मेरी जान बचाई मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं तुम हमें बचाकर हम पर कोई एहसान तो नहीं कर रहे हो ना? मैं बस नहीं चाहता कि हमारा प्लान तुम्हारी वजह से चौपट हो जाए। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट हॉल के अंदर कोई भी लड़की ना देखकर बेचारे सांजी की तो आत्मा ही मर जाती है। लेकिन तभी इन लोगों को यहाँ पर एक रूम के बाहर एक बहुत बड़ी सी शैडो नजर आती है। सभी लोग छिप जाते हैं पर जो बारशियो टैंक था साइज में बहुत ही बड़ा होता है तो आसानी से छुप नहीं पाता और वहीं पर पॉज हो जाता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने थी बिग मॉम और जैसे ही चॉपर बिग मॉम को देखता है तो इसके प्राण इसके शरीर को त्याग देते हैं भाई साहब। और हम बिग मॉम के सभी बच्चों को देखते हैं जो कि इसे बैकअप देने के लिए वानो की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और पैरो स्पैरो कहने लगता है कि पिछली बार हमारा काम हो ही गया था लेकिन उस किंग के बच्चे ने हमारा सारा खेल खराब कर दिया और अब हमें वापस से चढ़ना पड़ रहा है। तभी आसमान में एक और बर्ड जैसी परछाई इन्हें नजर आती है और इन्हें लगता है कि किंग वापस से इनकी नैया डुबाने के लिए आ चुका है। पर तभी ये लोग देखते हैं कि ये किंग नहीं बल्कि मार्को है। मार्को जैसे ही बिग मॉम पायरेट्स की शिप को देखता है। अच्छा तो जिन ड्रीमर्स को मैंने सुना था कि बिग मॉम और काइडो दोनों ने हाथ मिला लिया है, मतलब ये सच है? हाँ पर मेरे होते हुए मैं तुम्हें यहाँ पर
कैसे आने दे सकता हूँ, खुद ही बताओ ना, क्योंकि यहाँ पर कोई है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। और सभी लोग इस पर फायर करने लगते हैं, पर मार्को एक कमाल का अटैक परफॉर्म करता है और अपनी एक सिंगल स्ट्राइक से ही इनकी शिप को वापस से पानी के अंदर गिरा देता है। वही बार बेचारे इतनी मुश्किल से चढ़ते हैं फिर नीचे चले जाते हैं। इस दौरान हम कैट वाइपर की शिप को देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है, जिसमें कि एक और मिस्टीरियस सा पर्सन मौजूद होता है जो कि ऊपर देखकर कहने लगता है कि जरा देखो तो, ये तो मार्को द फीनिक्स है। कैट वाइपर इसे देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद हम ओरोची और काइडो को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों को ब्लैक मारिया साकी पिला रही थी। तुमने बताया नहीं तुम्हारा वो स्पाई था कौन? और ओरोची कांचिरो के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे कांचिरो ओडिन के साथ रहा, उसके साथ बड़ा हुआ और साथ में कांचिरो ने उसका भरोसा भी जीता और ओडिन मरते दम तक कभी भी उसकी सच्चाई का पता तक नहीं लगा पाया। पर फायदा क्या, ओडिन मारा ही गया और इस बात के बारे में पता नहीं लगा पाया कि आखिर वो जगह कहाँ पर है। आखिर आप किस जगह की बात कर रहे हैं काइडो-सामा? मैं लास्ट दिल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम कांजिरो को देखते हैं। कांजिरो ओरोची तक पहुँच जाता है और इन्हें मोमो को दिखाता है। ये देखकर ओरोची और भी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर लॉ की शिप भी तेजी से ओनिगाशिमा के पीछे वाले एरिया की ओर आगे बढ़ रही थी। और यहाँ पर दूसरी तरफ कैट वाइपर को ड्यूक डॉगस्टॉर्म बता देता है कि तुम्हें भी अपनी पूरी टीम को लेकर ओनिगाशिमा के पीछे वाले एरिया में मिलना होगा और वहीं पर हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर हमारे असली खेल को अंजाम देंगे। और यहाँ पर लूफी और जोरो चलते चलते एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। जोरो भाई रास्ता खत्म हो गया, देख रहे हैं ना जोरो भाई। अरे लूफी चिंता क्या करता है? जोरो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक सिंगल स्लैश अटैक से ही आगे के रास्ते को बना देता है। पर यहाँ पर इनके स्वागत के लिए बहुत सारे सोल्जर्स आगे मौजूद होते हैं, पर लूफी इन सभी की छुट्टी कर देता है और साथ में अपनी रियू की प्रैक्टिस भी करता है। और यहाँ पर चॉपर जो कि अपनी क्यूट सी सोल्जर फॉर्म में होता है, बिग मॉम को देखकर सोचने लगता है शायद बिग मॉम मुझे ना पहचान पाए क्योंकि मैं अभी सोल्जर की फॉर्म में हूँ। और इसकी सस्ती 2 रुपीस की एक्टिंग शुरू हो जाती है। जी मैम, मैं पेट्रोलिंग टीम से हूँ और मैं पेट्रोलिंग करने निकला हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता सकती हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और ऐसा बोलकर बिग मॉम दरवाजे को बंद कर देती है, पर तभी इसे याद आता है कि मैंने कहीं तो इसका चेहरा देखा हुआ है और इसे याद आ जाता है और दरवाजा तोड़कर मुझे याद आ गया, तुम तो असल में स्टॉर्ड पायरेट से बिलोंग करते हो ना। और ये देखकर चॉपर की फट जाती है और इनके टैंक के पीछे पड़ जाती है बिग मॉम। और ओरोची इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था कि कांजिरो यहाँ पर मोमो को लेकर आ चुका है और इसे अभी भी यही लग रहा होता है कि वाकई में इनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। आकाशा 9 मारे जा चुके हैं। पर तभी कांजिरो सारी बात बता देता है कि कैसे एंड मोमेंट पर ही सारा प्लान चौपट हो चुका है। आकाशा 9 अभी भी जिंदा है और यहाँ पर हमला करने के लिए आ चुके हैं और साथ ही में इनकी पूरी की पूरी फौज भी यहाँ पर आ चुकी है। ये सुनकर ओरोची को यकीन नहीं होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में कांजिरो का गला पकड़ लेता है। पर तभी फुगुरो यहाँ पर आ जाता है और ओरोची से कहता है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी बैकअप है, यहाँ तक कि काइडो-सामा भी हमारे साथ है। हम बस ये है कि स्टॉहेट, लूफी, कैप्टन किड और जोरो और किलर इन चारों को मैदान में देखा जा चुका है और इस वक्त ये थोड़ा सा बवाल मचा रहे हैं, पर फिर भी आप घबराइए मत ओरोची-सामा। पर ओरोची तो डर के मारे कांपने लगता है, तो डिसाइड करता है कि क्यों ना हम यहाँ पर मोमो को ही एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि आकाशा 9 का जब लीडर ही जिंदा नहीं रहेगा तो आखिर ये लोग किसके लिए लड़ेंगे। इनकी इस हिम्मत को हम लोग मोमो की मौत से एक करारा जवाब देंगे, इसे एग्जीक्यूट करके। इसके बाद हम कैट वाइपर की शिप में उस मिस्टीरियस से आदमी को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ईजो है और ये बंदा ओडिन का वही रिटेनर है, यानी कि आकाशा 9 का एक मेंबर जो कि ओडिन को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे व्हाइट बियर्ड की शिप में चला गया था। जिसके बाद ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन फिर ओडिन ने रॉजर की हेल्प करने के लिए उसकी टीम को ज्वाइन कर लिया, लेकिन ईजो व्हाइट बियर्ड की शिप में ही रहा। और इस दौरान ईजो मार्को से कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर हमारी और वानो कंट्री की हेल्प करने के लिए आए हो मार्को। इसके बाद हम डेंजिरो को देखते हैं जहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ ईस्टर्न गेट में पहुंच जाता है, पर यहाँ पर सासाकी पहले से ही यहाँ पर गार्ड कर रहा था। डेंजिरो अपनी पूरी टीम को छुपा लेता है और डेंजिरो और सासाकी काफी अच्छे दोस्त होते हैं और ये लोग जाम पीने के बहाने यहाँ से दूर जाने लगते हैं। पर तभी डेंजिरो के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इसे काफी सारी सी प्रिज्म स्टोन से बांध देते हैं और इसे यहाँ पर निपटा दिया जाता है। और डेंजिरो जाने से पहले सासाकी के सामने अपनी पीठ पर बने उज़ुकी क्लैन के उस टैटू को दिखाता है और सासाकी को पता चल जाता है कि असल में डेंजिरो उज़ुकी का ही एक रिटेनर है। और डेंजिरो भी अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और बाकी के जो आकाशा 9 है जो कि ओनिगाशिमा के पीछे वाले हिस्से में वेट कर रहे होते हैं, वहाँ उनसे मिलने निकल जाता है और बाकी सभी लोग यानी कि बॉस ह्यूगरो और बाकी के लोगों को अंदर की तरफ भेज देता है ताकि ये लोग वो जो स्कलडूम वाला एरिया है वहाँ पर जा सके। और यहाँ पर चॉपर और उसॉप मिलकर बिग मॉम को अपने पीछे दौड़ा लेते हैं और बार्चो टैंक से कमाल की फायरिंग का यूज करते हुए बिग मॉम को थोड़े समय के लिए रोक देते हैं। पर बिग मॉम दोबारा से होश में आ जाती है और इनके पीछे बहुत ही गुस्से में आकर लग जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर किनेमॉन पूरी टीम को लेकर यहाँ से तेजी से भागने लगता है। नामी और कैरेट भी भाग रहे होते हैं, पर तब इनके पीछे प्रोमेथियस पड़ जाता है और अभी अपने रौद्र रूप में होता है और यहाँ पर लूफी अकेले ही आगे बढ़ रहा था। पर तभी उल्टी और पेज 1 इसे रोकने के लिए यहाँ पर आने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम दोबारा से यामातो को देखते हैं जिसने की एक मास्क पहना हुआ था। लगता है ये वही समय है जिसका मुझे इंतजार था। और लूफी को देखकर उल्टी कहने लगती है कि तुम कौन हो? मेरा नाम मंकी डी लूफी है और मैं वो हूँ जो कि किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला है। ये सुनकर उल्टी कहने लगती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यहाँ हमारे ही इलाके में खड़े होकर कह रहे हो कि तुम किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाले हो। सिर्फ काइडो-सामा ही है जो कि किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लायक है। लूफी पर एक पत्थर से हमला करती है और अगले ही पल एक जोरदार हमला करके लूफी को खत्म करने की कोशिश करती है। और क्योंकि ये लड़की एक ज़्वान टाइप डेविल फ्रूट यूजर है तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ पर जब इन दोनों के सर आपस में टकराते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट रिलीज होता है जिसकी वजह से लूफी भी बहुत दूर जाके
गिर जाता है और अब ये दोनों के दोनों अपनी जुआन फॉर्म में आ जाते हैं और इन दोनों का डेविल फ्रूट इन्हें अपने मन मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत देता है। जैसे कि उल्टी यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ाती है पर अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट नहीं करती है और एक हाइब्रिड फॉर्म में आ जाती है। और यहाँ पर पेज 1 ने स्ट्रेंथ को बढ़ाया लेकिन इसकी स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा कम हो गई। दोनों लूफी की तरफ आगे बढ़ते हैं पर लूफी दोनों को मसल देता है। पर तभी पीछे से उल्टी अपने फुल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आ जाती है और एक मोटार अटैक सीधा इसकी तरफ करने को जाती है। इसकी नॉर्मल फॉर्म में मैंने जो हेडबट खाया था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसकी झंझनाहट मुझे अभी तक फील हो रही है जबकि मैंने आर्मामेंट हाकी की कोटिंग की हुई थी। अगर इसने इस फॉर्म में वो अटैक मुझ पे कर दिया तो मैं तो खत्म भाई। अब उल्टी लूफी को जकड़ देती है और जैसे ही अटैक को परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ती है तभी यामातो यहाँ पर आते साथ ही एक थंडर अटैक सीधा इस पर चढ़ देती है और इसके एक हमले से ही उल्टी यहाँ पर नॉकआउट हो जाती है। और इसकी एंट्री सच में कमाल की होती है। पकड़ती है लूफी को और यहाँ से भागने लगती है। ओ भाई तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो? चिंता मत करो, मैं तो न जाने कितने सालों से तुम्हारा ही यहाँ पर इंतजार कर रही थी। वैसे मेरा नाम यामातो है और मैं काइडो की बेटी हूँ। ये सुनकर लूफी के होश उड़ जाते हैं कि भाई ये काइडो की बेटी है। इसके बाद हम पैरो को देखते हैं जो कि वानो के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर उसाप और चॉपर काफी अच्छी तरह से लड़ रहे होते हैं पर बिग मॉम एक थप्पड़ में ही इनके टैंक को उड़ा देती है। तभी प्रोमेथियस यहाँ पर आ जाता है। माना मुझे वो लड़की मिल गई है जिसने ज़ियस को चुराया था। ये सुनकर बिग मॉम इसके पीछे जाने लगती है पर इसकी वजह से चॉपर और उसाप की जान बच जाती है। और यहाँ पर नामी टेंशन में आ चुकी है क्योंकि अगर बिग मॉम ज़ियस को वापस लेने के लिए यहाँ पर आ जाती है तो ये लोग नहीं बचने वाले। दूसरी तरफ ओरोची मैदान में उतर चुका है जहाँ पर क्वीन अभी परफॉर्मेंस कर रहा था और यहाँ पर आकर मोमो को टांग देता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिन्हें की हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और सभी को मोमो को दिखाते हुए कहता है ये बच्चा असल में कोजुकी ओडिन का बेटा है। और यहाँ पर जोरो को कुछ गिफ्टर्स मिलकर घेर लेते हैं और इनमें से एक लड़की जोरो से कहने लगती है, क्या बात है, तुम यहाँ पर हमारे ठिकाने में घुस आए? हाँ, क्या तुम्हें जरा सा भी इस बात से डर नहीं लगता कि दुश्मन तुम्हारे साथ क्या करेगा? लगता है तुम्हें भी पायरेट्स का राजा बनना है। पर एक बात याद रख लो, दुनिया का हर इंसान जो कि पायरेट किंग बनने का ख्वाब देखेगा उसके सपने को काइडो-सामा अपने पैरों के नीचे रौंद कर रख देंगे क्योंकि वही हैं जो कि पायरेट किंग बनने वाले हैं। आखिर मैंने कब कहा कि मुझे पायरेट किंग बनना है? हाँ, ये तो मेरे कैप्टन का सपना है और वो पायरेट किंग बनकर रहेंगे। और यहाँ पर लूफी यामातो से सवाल कर रहा होता है। इसका दिमाग खाता है कि भाई कहाँ पर लेकर जा रही हो तो मुझे, और तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? चुपचाप मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब लूफी इस बात से भी कंफ्यूज्ड था कि खुद को काइडो का बेटा बता रही है पर है ये लड़की भाई। और यहाँ पर काइडो की सेंसरी यूनिट काम पर लग जाती है और पेज 1 को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आखिर यामातो और जो लूफी है इनकी लोकेशन कहाँ पर है। और पेज 1 इनका रैम्पेज करने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर लूफी और यामातो, मुझे काइडो की बैंड बजानी है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। लूफी यामातो पर हमले भी परफॉर्म करता है पर यामातो हर एक अटैक को रोक देती है। तुम्हें चाहिए क्या? जो बोलना है यहीं पर बोलो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। बेवकूफ लड़के, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं यहाँ पर उस बात को नहीं कर सकती। पर लूफी दोबारा से इस पर हमला कर देता है क्योंकि इस पर भरोसा ही नहीं कर पाता है। रेड हॉक अटैक को प्रिपेयर करता है। तुम्हारा ये हमला मुझे एक खास इंसान की याद दिलाता है। और हम एस की कुछ मेमोरीज को देखते हैं जहाँ पर एस यामातो से पहली बार मिलता है और इनके बीच एक बैटल होता है। और जब एस से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो तो एस बताता है कि मेरा नाम है पोर्टेगस डी एस और मैं यहाँ पर काइडो की बैंड बजाने के लिए आया हूँ। और प्रेजेंट में हम लूफी को देखते हैं। तुम किसकी बात कर रही हो? मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकती और अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें मेरी पूरी बात को सुनना होगा। मैं तुम्हें बस 60 सेकंड का समय दूंगा, तुम्हें इसी के अंदर अपनी पूरी बात को कहना होगा। अरे रुक जाओ भाई, 60 सेकंड में तुम्हें सांस भी नहीं ले पाऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी क्या? और यहाँ पर परफॉर्मेंस हॉल में ओरोची सभी को मोमो के बारे में बता रहा होता है। इसका बाप तो 20 साल पहले ही मारा जा चुका है दोस्तों, तो आखिर अब तक यहाँ पर कैसे सरवाइव किया और 20 साल पहले वाली एज में अभी तक कैसे है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। ऑडियंस को ये सब कुछ मजाक लग रहा होता है। दरअसल जिस रात कोजुकी ओडिन के कैसल को तबाह कर दिया गया था तब किसी तरीके से ये लड़का अपने बाप के कुछ रिटेनर्स के साथ किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया दोस्तों। और ये गायब होकर कहाँ पर गया? भविष्य में 20 साल आगे और अब 20 सालों के बाद ये वापस आया है। इन लोगों ने तोकी के डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके समय में सफर किया और तोकी जो की ट्यूडेल है उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब ये सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ, जुबान संभाल कर ओरोची, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। और एक बात याद रखना, अगर मैं मारा भी जाता हूँ तो भी मेरे पिता का सपना पूरा होकर रहेगा। लूफी और बाकी सभी लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, समझ गए ना? और यहाँ पर लॉ अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके इन सभी को लेकर ओनिकाशिमा के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है जहाँ पर मार्को, कैट वाइपर और इजू भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। और इजू को देखते साथ ही ओकीको इमोशनल हो जाती है। और इन सभी से मिलने के बाद मार्को कहता है कि समुद्र में मेरा एक काम है जिसे कि मुझे निपटाना होगा। और यहाँ पर काइडो का दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि इसका बेटा अभी तक इसके पास नहीं आया है, हालांकि वो बेटी है। मेरा बेटा सर जी, सब कुछ रेडी है, बस सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, लिलिन भी तैयार हो चुकी है। अब काइडो परफॉर्मेंस हॉल में पहुंच जाता है जहाँ पर मोमो का एग्जीक्यूशन भी होने वाला था। और यहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि इस एग्जीक्यूशन को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए मैं सभी को न्यू ओनिकाशिमा प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। और काइडो की एंट्री के साथ साथ सभी के सभी ऑल स्टार्स भी मैदान में आ जाते हैं। और यहाँ पर यामातो लूफी को कन्विंस कर लेती है कि यहाँ पर आकर इसकी बात सुने। लूफी इसकी बात को मान जाता है और यामातो बताने लगती है कि जब ये बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो इसने एक बार अपने पिता काइडो से कहा था कि मुझे कोजुकी ओडिन जैसा बनना है। ये सुनकर मेरे पिता ने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा। 20 साल पहले मैंने वो सब कुछ देखा, कैसे कोजुकी ओडिन को मारा गया। मैंने कोजुकी ओडिन के जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा था और बस तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कोजुकी ओडिन जैसा ही बनना है। और यामातो ओडिन की लॉग बुक को बाहर निकालती है। ये ओडिन की जर्नी का एक हिस्सा है, ये ओडिन की लॉग बुक है। उन्होंने इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। और यामातो एस के बारे में भी बताने लगती है।
और जब लूफी को ये पता चलता है कि ये पहले एस से मिल चुकी है तो इसके होश उड़ चुके थे। यामातो इसे सारी बात बता देती है कि कैसे जब एस और यामातो पहली बार मिले थे तब इनके बीच लड़ाई भी हो गई थी, एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पर एट द एंड दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। एस हर रात यामातो से मिलने आता था और इसे न्यू वर्ल्ड के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताया करता था। लेकिन यामातो जो कि इस लैंड ऑफ वानो से बाहर जाना चाहती थी, बिल्कुल ओडिन की तरह कुछ रीजंस के चलते यहाँ से बाहर नहीं जा पाती है। तुम उसके भाई हो ना, तुम्हारे बारे में वो सबसे ज्यादा बातें किया करता था, सबसे ज्यादा। और जब इस वानो को छोड़कर जा रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि वो वापस जरूर आएगा, पर मेरे कुछ रीजंस थे जिसके चलते मैं उसके साथ नहीं जा पाई। और यहाँ पर लॉ आकाज़राइन को यहाँ पर छोड़कर अपने काम के लिए निकल पड़ता है और आकाज़राइन जो कि ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही होती है तब इसका सामना कांजिरो और उसकी टीम से हो जाता है। और कांजिरो इन सभी को देखकर कहने लगता है कि मुझे मालूम था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। और कांजिरो कहने लगता है कि जो हाल मैंने तुम्हारे उस मोमो का किया है वो तुम सभी का भी किया जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे कांजिरो ने मोमो को बहुत बुरी तरह से मारा था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मोमो खुद को इसके चंगुल से भागने की कोशिश कर रहा था और बोलने लगता है कि अब तो उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। और जैसे उसके पिता को तुम्हारी आंखों के सामने मारा गया था और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए थे, बिल्कुल वैसे ही आज उसके बेटे को भी मार दिया जाएगा और तुम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सभी का खून खौल उठता है और कांजिरो पर हमला कर देते हैं। पर एंड में ओकीको ही बचती है और किनेमोन और बाकी सभी से कहने लगती है कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे यहाँ पर रोकती हूँ, आप लोग आगे जाइए। अब कीको को छोड़कर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और ओकीको यहाँ पर अकेली बची होती है और कांजिरो से पूछने लगती है, एक बात बताओ कांजिरो, क्या हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ झूठ था क्या? क्या तुमने कभी भी हमें दोस्त नहीं समझा? जिस पर कांजिरो एक स्माइल करता है कि मैं इतना अच्छा देसी कलाकार हूँ कि तुम मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं ढूंढ पाए। हाँ सुनो कीको, मैं कभी भी तुम्हारे साथ खुश नहीं था और ना ही दुखी था क्योंकि बचपन से ही मेरे इमोशंस को मार दिया गया था। और ऐसा बोलकर कांजिरो ओकीको पर हमला कर देता है और यहाँ पर बिग मॉम ने नामी समेत इन सभी को अपनी होमीज का यूज करके पकड़ लिया था और बस शिनोबू बची हुई थी। और हम दोबारा से यामातो और लूफी को देखते हैं। मैं इस आइलैंड पर हमेशा हमेशा के लिए फंस चुकी हूँ। तुम कितने लकी हो कि तुम आजाद हो, बिल्कुल ओडिन की तरह। और मैं इसे 8 साल की उम्र में ही उसके पिता ने इन हैंडकफ्स को पहना दिया और मुझसे साफ कहा गया कि मैं कभी भी ओनिगाशिमा को अगर छोड़ने की कोशिश भी करती हूँ तो ये हैंडकफ्स वहीं पर एक्सप्लोड हो जाएंगे। मैं तो इसके साथ जाना चाहती थी पर ये वही कारण है जिसकी वजह से मैं इसके साथ नहीं जा पाई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इन्हें तोड़ सकता हूँ, पर याद रखना मैंने तोड़ तो दूंगा पर बदले में मैं तुम्हारे ही पिता को तुम्हारी आंखों के सामने बहुत बुरी तरह से जान से मार दूंगा, इतनी बुरी तरह से कि वो चलने लायक भी नहीं बचेगा। ये सुनकर यामातो हंसने लगती है। मैं भी उसकी बैंड बजाना चाहती हूँ, वो बहुत ही बुरा पिता है। और यहाँ पर काइडो बिग मॉम के साथ अपनी अलायंस को ओपनली सभी के सामने अनाउंस कर देता है। नेवी ने ऑलरेडी वॉरलॉर्ड के सिस्टम को खत्म कर दिया क्योंकि उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो लोग वॉरलॉर्ड्स को बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। और अब नेवी किसी भी एम्परर को कुछ नहीं समझती, पर अब वक्त आ चुका है। एक एम्परर होने के नाते हमारी ताकत क्या है, अब हम लोग एंशिएंट वेपन्स को ढूंढेंगे। इस काम के लिए मैंने लिलिन के साथ अलायंस बनाई और अब हम दोनों सिर्फ यही नहीं, साथ मिलकर लाफ्टेल को भी कॉन्कर करेंगे। हम दोनों साथ मिलकर वन पीस को ढूंढेंगे। और एंशिएंट वेपन्स का नाम सुनते साथ ही निक और रॉबिन के कान खड़े हो जाते हैं। और असल में वो जो 3 एंशिएंट वेपन्स हैं जिनका नाम है प्लूटॉन, यूरेनियस और पोसाइडन, और जिनमें से एक पोसाइडन जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि सिराओशी है। काइडो अपने ट्रू प्लान को रिवील करता है कि कैसे जो न्यू ओनिगाशिमा जिसके अंतर्गत ये लोग अब जो फ्लावर कैपिटल है उसे भी वेपन फैक्ट्री के रूप में बदलना चाहता है, जिसके चलते ये लोग ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को क्रिएट कर पाएंगे और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे और इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर पाएंगे। पर ओरोची जो कि अभी फ्लावर कैपिटल के अंदर रहता है, इसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि इसके घर को ही तबाह कर देगा अपने वेपन्स को बनाने के लिए। मैंने तुम्हें जगह दी, मैंने तुम्हें पहना दी और तुम मेरी ही जमीन को हथियाने में लगे हो। हाँ पर कहते हैं ना गाइस, बुरे के साथ बुरा ही होता है। काइडो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और घुमाकर सीधा इसकी नेक पर चला देता है, जिसके चलते काइडो एक झटके में ही ओरोची की गर्दन काट देता है और सभी लोग ये देख कर दंग रह जाते हैं। भाई साहब, इसने ओरोची को मार दिया भाई। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। और लूफी यामातो को इसके हैंडकफ्स से आजाद कर देता है। चलो भाई, अब मुझे जल्द से जल्द मेरे दोस्त मोमो के पास लेकर जाओ। अच्छा मोमोनोसुके, हाँ यानी कि ओडिन का बेटा, यानी कि मेरा बेटा। यहाँ पर लूफी इसकी बातों से तंग आ जाता है कि भाई ये खुद को ओडिन की वाइफ समझ रही है, पागल हो गई है औरत, तेरा बहुत हो गया, ठीक है ना, चुप कर जा। और यहाँ पर ओकीको और कांजिरो के बीच में फाइट चल रही होती है और कांजिरो पर हमला करने की वजह से ओकीको बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो रखी थी क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा अच्छे बॉन्ड्स थे और इसे वो सारे पल याद आते हैं। पर एट द एंड अपनी सारी हिम्मत को जुटाती है और फाइनली एक फाइनल स्ट्राइक के साथ कांजिरो का खेल खत्म कर देती है। और यहाँ पर काइडो ने जो हरकत की है उसकी वजह से सन्नाटा छा जाता है और अपने सभी बीस्ट पायरेट्स से कहने लगता है, अब तुम सभी के पास बस एक ही जगह है, तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। अगर यहाँ पर कोई भी मेरे खिलाफ जाता है तो उसे कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा, बिल्कुल ओरोची की तरह। सभी लोग सहम जाते हैं, पर जो लोग ओरोची को फॉलो करते हैं वो लोग भी समझ जाते हैं कि काइडो से लड़ना बेकार है। जिसके बाद काइडो अपना अल्टीमेट प्लान बताने लगता है और कहता है कि आज से ये पूरी की पूरी कंट्री मेरी हुई और मैं इसका नाम न्यू ओनिगाशिमा रखूंगा, जिसका कैपिटल होगा मेरा ये ओनिगाशिमा, जो कि मैं सीधा फ्लावर कैपिटल के बीच में ले जाकर सेट करने वाला हूँ। ये सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और काइडो बताता है कि हाँ, ये आइलैंड ऑलरेडी तैरना शुरू कर चुका है। और आज से इस नई कंट्री का जो करूंगा वो होगा मेरा बेटा यामातो।
ये सुनकर यामाटो और लूफी दंग रह जाते हैं। काइडो फ्यूग्रो की तरफ देखने लगता है और इसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लॉयल्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ आखिर तुम्हारी क्या राय है। और इस बार फ्यूग्रो भी समझदारी के साथ फैसला लेता है और काइडो के साथ हाथ मिला लेता है और बोलता है कि आज से मैं और मेरे जितने भी मेंबर्स हैं सभी आपको फॉलो करेंगे काइडो सामा। काइडो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर बिग मॉम भी समझ चुकी है कि अब काइडो भी खतरनाक हो चुका है और हो सकता है कि आगे चलकर ये इसे अपने रास्ते से ना हटा पाए, क्योंकि अब इसका जो क्रू है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और यहाँ पर शिनोबू मोमो को बचाने के लिए निकल पड़ी थी और काइडो मोमो की तरफ देखने लगता है। बच्चे, तुम वाकई में कोज़ुकी ओडिन के बेटे के आने के लायक नहीं। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, याद है ना? 20 साल पहले तुम्हारे पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। लगता है आज भी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा और ना इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हो कि तुम कोज़ुकी ओडिन के बेटे हो, क्योंकि अगर तुमने एक्सेप्ट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, है ना? और जैसे ही मोमो के चिन पर काइडो अपनी उंगली रखता है तो मोमो का पुराना डर इसके सामने आ जाता है, बुरे तरीके से कांपने लगता है। बताओ तुम्हारा बाप कौन है? क्या तुम कोज़ुकी ओडिन के बेटे हो? अगर नहीं हो तो साफ साफ कह दो कि ओडिन मेरे पिता नहीं और मेरा नाम कुछ और है। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद मैं तुम्हारे एग्जीक्यूशन को रोक दूं, पर अगर तुम उसके बेटे निकले तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। ये सुनकर मोमो हैरान हो जाता है और मोमो को 20 साल पहले हुई उसी घटना के बारे में याद आता है जब काइडो ने इससे ये सेम सवाल पूछा था। और सभी सोल्जर्स मोमो का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि खुद पर इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बोल दो कि तुम कोज़ुकी ओडिन के बेटे नहीं हो और तुम्हारा नाम कुछ और है। वैसे भी तुम्हारे कौन सा मरे हुए बाप तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आने वाले हैं। और यहाँ पर लूफी तेजी से आगे बढ़ता है और यामातो से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द मोमो के पास ले चलो। और यहाँ पर मार्को और पेरोस्पेरो दोनों की फाइट चल रही होती है और यहाँ पर पेरोस्पेरो को पता चलता है मार्को से कि असल में बिग मॉम ने काइडो के साथ अलायंस बना लिया है, जो कि पेरोस्पेरो कभी भी नहीं चाहता था। पर इसके मन में एक बात आती है कि अगर बिग मॉम काइडो को मार देती है तो बहुत इजीली उसके क्रू पर कब्जा करके सबसे ज्यादा पावरफुल पायरेट क्रू बन जाएगी और आगे चलकर किंग ऑफ द पायरेट्स भी बन जाएगी। और इसी के चलते पेरोस्पेरो मार्को को अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि मार्को और पूरी की पूरी स्ट्रॉ हैट यहाँ पर काइडो को ठिकाने लगाने के लिए आ रखी है। तो पेरोस्पेरो मार्को को इनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पर मोमो से काइडो दोबारा से कहता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और मोमो जिसकी फट चुकी थी अपना असली नाम बताने से कतराने लगता है। और यहाँ पर बॉस ह्यूग्रो और बाकी सभी लोग कहने लगते हैं कोई बात नहीं बच्चे, झूठ बोल दो कि तुम कोज़ुकी मोमोनोसुके नहीं हो, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम बस अपनी जान को बचा रहे हो। और नामी और बाकी सभी लोग भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ मोमो कह दो कि तुम्हारा नाम मोमोनोसुके नहीं है। तभी मोमो को अपनी माँ के द्वारा कही गई एक बात याद आती है कि एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारे जो पिता हैं एक बहुत ही ज्यादा महान सैमुराई हैं और सैमुराइज कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते। और बस इस बात को याद करते साथ ही मोमो के अंदर बहुत ही ज्यादा जोश आ जाता है। मैं कोज़ुकी मोमोनोसुके हूँ, जो कि कोज़ुकी ओडिन का बेटा है और मैं वानो का शोगुन बनने वाला हूँ। और ये सुनकर सभी की बोलती बंद हो जाती है। मोमो का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, लेकिन हिम्मत की कोई भी कमी नहीं थी और साबित कर देता है कि वाकई ही में ये ओडिन का बेटा है। और मोमो की इस हिम्मत को देखकर लूफी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। और गाइज इसी के साथ इस सीरीज का 157th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 11,000 कमेंट्स। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और गाइज इस सीरीज की प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये कमाल का एनिमे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।